नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। मुद्दा था स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का, नीट परीक्षा पेपर में लीक को लेकर के देश भर में जो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर के, और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ, जो प्रदर्शन खत्म हो चुका है। 19-20 दिन तक सोनम वांगचुक जी वहाँ पे फास्ट पे थे, उसके बाद उनको उठाया गया। उसके बाद स्टूडेंट ने फिर संसद मार्च किया। संसद मार्च में उन्होंने कुछ ने अपने कानून को अपने हाथ में लिया। अब इसी सब को लेकर के कि पुलिस झूठी कार्रवाई कर रही है, स्टूडेंट के ऊपर फर्जी मुकदमे दायर हो रहे हैं, उनके परिजन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इन सब को लेकर के लोग पहुंचे हुए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर गुस्से में कुछ किया है, 18 वर्ष से नीचे हैं तो पहले तो उनको बरी कर दीजिए, अगर कोई जेल में है तो उनको बाहर कीजिए। 18 वर्ष से ऊपर जो स्टूडेंट हैं, जो एक्चुअल में स्टूडेंट हैं, प्रदर्शन कर रहे थे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो जिनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, बलवा, बदमाशी, इस तरह के कहीं किसी थाने में आरोप दर्ज है या और भी कुछ बातें हैं उनके खिलाफ, और वो वहाँ पाए गए हैं, वो उस हिंसा में शामिल हैं, तो उनके खिलाफ हम कैसे कहेंगे कि कार्रवाई मत कीजिए? ये तो कानून सम्मत नहीं होगा। अब दिल्ली पुलिस ने 2500 से अधिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे गुंडों की पहचान की है जिनके ऊपर गंभीर मामले पहले से चलते आ रहे हैं, और ये सभी सुधीजन जो हैं वो पहुंच गए थे जंतर मंतर प्रदर्शन करने के लिए, और प्रदर्शन इनका करना उद्देश्य नहीं था। नीट के विद्यार्थियों के साथ खड़ा होना इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था आंदोलन को हिंसक बनाना, आगजनी करना, लूटपाट करना, मारपिटाई करना, पुलिस के ऊपर हमला करना और एक क्योस का वातावरण तैयार करना। पुलिस के पास ये सारे डिटेल आ चुके हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, तो सीजेपी के नेता गण, नए नए नेता जिनको बुखार है अभी सांसद बनने का, मंत्री बनने का, नेता बनने का, सुरूर चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि मुझे मंजूर नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, ऑर्डर को, ऑब्जर्वेशन को नॉट एक्सेप्टेबल कहा जा रहा है। अब इसी प्रकरण में बात करने के लिए कि ये जो उनका जो विश्वास है, इतना जो आत्मविश्वास है, ये क्यों है? क्या ये कानून सम्मत है? उनकी प्लानिंग क्या है? सब पर बात करने के लिए जाने माने एडवोकेट नीलेश ओझा जी जुड़ रहे हैं मुंबई से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। नमस्ते आप नमस्ते। थोड़ा सा अगर कैमरा के फ्रेम में आ जाएं। हाँ, ये सभी भी आप थोड़ा सा ये लग रहे थे, अब ठीक है। अब चूंकि लोग आपको थोड़ा देखें ना, तो ठीक से देखें, बोल जो रहे हैं वो तो लोग सुनते ही हैं, थोड़ी तस्वीर भी आपकी साफ साफ आवे। उन्होंने कह दिया है नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ये एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी लेकर के सीजीपी के तमाम लोग जो अमेरिका से कुछ पावर लेकर के बैठे हैं, वो कह रहे हैं नॉट एक्सेप्टेबल। अभी देखो क्या है, प्रॉब्लम कहाँ होता है। मैं आपको पहले से कह रहा हूं कि ये युवाओं को अपना पूर्ण समर्थन है। आप भले ही देखो, विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, हमको आपके विचार ना पटे, लेकिन
अगर आप ये डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, सही डिमांड है, वो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन है चीफ सेक्रेटरी वगैरह पे, और अगर आपको एक कदम आगे लगता है धर्मेंद्र प्रधान को आरोपी बनाना है, वो डिमांड कीजिए आप। ऐसी जो डिमांड लॉ सम्मत है, विधि सम्मत है, संविधान के अनुरूप है, उसमें हमारे विचार पटे या नहीं पटे, वो आपका अधिकार है, उसको संविधान का प्रोटेक्शन है। और उसमें अगर आपको कोई अन्याय करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का आपको अधिकार है। जरूरत पड़ा तो हम भी आपको समर्थन दे देंगे अगर कोई आप पे अत्याचार करेगा तो। क्या इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज किसी और पे अन्याय हुआ, कल दूसरे पे हो सकता है। इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले आपके हमारे विचार नहीं पड़ते। इस बारे में आपको याद होगा आशुतोष जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लंदन में एक वॉल्टियर का एक वर्ड लिखा हुआ है, आई मे डिसएग्री विथ यू बट आई विल फाइट टिल डेथ योर राइट टू से इट। मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपको आपके विचार कहने का मौका मिले, इसके लिए मैं अपने अंतिम सांस तक, मरते दम तक लड़ूंगा। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने, इनडायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर आरके जैन का जो केस है 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुमने हमारे खिलाफ बोल दिया, जुडिशरी का करप्शन निकाल दिया करके आपको आवाज दबा नहीं सकते। ये जो है हर एक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो सेम प्रिंसिपल पे हम लोग चलते हैं, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। तो हमारे विचार वाले की तस्वीर को भी रखे रहिए स्क्रीन पे। हाँ, एक साथ दो स्क्रीन लगाइए जिसमें सीजेपी के आंदोलन की जो तस्वीर है वो भी रहे, और अगर कोई वीडियो हो तो वो भी लीजिए। हाँ जी। हाँ, तो आप हमारे विचार ये हो सकते हैं, हमारे कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं ये मतलब ये मोदी जी की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए चिल्लाना हो रहा है, जो भी लग सकता है। लेकिन इनको इनकी बात रखने का जंतर मंतर पे जो नोटिफाइड एरिया है वहां जाके बात रखने का इनका संवैधानिक अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता। अब प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम स्टार्ट होता है आप जंतर मंतर से उस एरिया में गए क्यों जहां बैन था, जहां निषेधाज्ञा लागू थी, 163 बीएनएसएस मतलब पुराना 144 सीआरपीसी का। तो आप उस एरिया में गए क्यों? तो वो आपने लॉ ब्रेक किया, तो आपके खिलाफ में अनलॉफुल असेंबली बोलो, मतलब अगर जिन्होंने वायलेंस किया उनके खिलाफ, या फिर ब्रेकिंग द लॉ, नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ये ऑफेंस अट्रैक्ट हो गए। लेकिन इन ऑफेंस में प्रोसिक्यूशन चलाना या नहीं चलाना ये बिल्कुल अधिकार सरकार का है। जेपी नड्डा जी, आप बिल्कुल आश्वासन दीजिए उनको, उनके खिलाफ के ऐसे वाले जो एफआईआर है आप वापस ले सकते हैं। लेकिन जहां पर पुलिस पे हमला हो गया, मतलब ये मोदी भक्त है बोलकर उस पे हमला हो गया, मीडिया पर्सन पे हमला हो गया, गोदी मीडिया बोला, और पब्लिक का जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया, सरकारी गाड़ियां जला दी, उसमें ना तो नड्डा जी ना तो पूरी संसद मिलके ये एफआईआर वापस नहीं ले सकते। आओ, कल माननीय हमारे सीजेआई सूर्यकांत जी ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो पत्र गया था आपको, आपके चैनल पे इस पे मैंने इंटरव्यू किया था, इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से, पूरा सारी डिमांड कल उसमें मानी गई। मतलब हमने तो पहले रिक्वेस्ट किया था कि आपको सुनना पड़ेगा, तो उन्होंने बिल्कुल मैटर लगाया, उन्होंने सुना, और जो आप, मेरा पत्र है आपके पास भी है, मीडिया में भी अवेलेबल है, तो हमारा जो पत्र है इंडियन बार एसोसिएशन का, सारी डिमांड बस उसी लाइन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, बाकी
जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है वगैरह, बाकी जो बातें बोली ठीक है, उसको थोड़ा बाजू में रखते हैं, ज्यादा हम कॉम्प्लिकेशन में जाते नहीं है। कल जो पुलिस की फैमिली भी आई थी, जिनके ऊपर हमले हुए, उन्होंने कहा कि मतलब उस बेसिक है ना, हमारे भी, हम भी ह्यूमन है, पुलिस वाले के भी फंडामेंटल राइट है। तो ये पुलिस वाले जो वहां पर जनता की रक्षा के लिए खड़े हैं, अगर पुलिस वाले नहीं होते तो कॉमन मैन के, ये कल चल के यहाँ पर जो असामाजिक तत्व है इसमें के, वो कॉमन मैन के घर लूटते, दुकान लूटते, उनकी गाड़ियां जला देते। और जैसा अभी आपने बताया, 2873 कुछ वांटेड क्रिमिनल थे उस आंदोलन में, 101 मर्डरर थे, डकैती वाले थे और एजेंडा वाले लोग थे। तो ये क्या हो गया है कि इन्होंने, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है इनको। अब मैं थोड़ा सा मिस्टर सौरभ दास जी को एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए सौरभ, आप अपनी बात पे कायम रहिए, दूसरे किसी हाथ का टूल मत बनिए। आपने पहले क्या स्टेटमेंट दिया, जो दंगा करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, वो हमारे लोग नहीं है। अब आप कल स्टेटमेंट क्यों बदल रहे हो आपका? मैं उस पर बाद में आता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश मंजूर नहीं, उस पर बाद में आता हूं मैं। कल क्या कह रहे हो कि हमारी बात हुई थी, सारे एफआईआर वापस होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन हमको नड्डा जी ने प्रॉमिस दिया था। भाई नड्डा जी के घर का नहीं है कानून, और नड्डा जी को इस देश के मालिक नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। नड्डा जी को कोई अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति का पर्सनल अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, वो जो एसीपी है, 250 पुलिस वाले हैं, जो रिपोर्टर है, जो कॉमन मैन है, जब वो, और मैं बताऊं क्या, इवन उन्होंने भी अगर कंसेंट दे दिया, उन्होंने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, ये मैटर आप ना वापस ले लीजिए पर, तब भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ये मतलब कैसा है, किसकी ये हो गया, किसको चीट कर लिया, किसका बदनामी कर दिया, मानहानि हो गया, डिफामेशन हो गया। तो जिसका हुआ वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है ना अगेंस्ट सोसाइटी, उसमें इनको अधिकार नहीं है। अरे यहां तक कि कई ऑफेंस ऐसे उसमें कोर्ट को भी अधिकार नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर महाराष्ट्र में क्या हुआ, जितेंद्र आव्हाड करके शरद पवार के और ये उद्धव ठाकरे के समय मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ में एक ने ट्विटर पे पोस्ट डाला। तो इन्होंने क्या किया, पुलिस को भेजा, उसके बॉडीगार्ड्स को घर से उठा कर लाया वो सोशल एक्टिविस्ट को, अनंत करमुसे को, और इतना मारा, पूरी पीठ पे इतने ऐसे ये सब निशान है, वो सब जान से मार रहे थे उसको। अब उनके ऊपर एफआईआर हुआ, तो वो व्यक्ति के ऊपर और एक दूसरा एफआईआर हुआ इन पे, जितेंद्र आव्हाड पे। कौन सा? उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया म्युनिसिपल कमिश्नर का, यहाँ के थाना के। तो बाद में उन्होंने उसको मैनेज कर लिया, वो म्युनिसिपल कमिश्नर को। तो म्युनिसिपल कमिश्नर उनको कंसेंट लेके हाईकोर्ट में आ गया, दोनों पार्टी आ गए कि ये मैटर में आप, हमारे दोनों का कंसेंट है, एफआईआर खारिज कर दीजिए। पीडी नाइक साहब का डिवीजन बेंच था और एनआर बोरकर साहब का। मैं गया, सरकारी वकील ज्यादा बोल नहीं रही थी उसमें कि अभी इनका सब जो भी रहता है सेटलमेंट। मैंने कहा सर ये दोनों का कंसेंट है, तब भी आप इस केस में खारिज नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के जस्टिस एमआर शाह के गाइडलाइन है देश के सारे जजेस को। कोर्ट ने कहा ठीक है, बोला कल जो भी आप हियरिंग को आ जाना, वो सब लोग आ गए। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं इंटरव्यूनर के हिसाब से आया था, मैं ना कंप्लेंट की तरफ से हूं, ना मैं अक्यूज की तरफ से हूं, मैं सिर्फ अनंत करमुसी की तरफ से इंटरव्यू करने आया था। उसमें कोर्ट ने रिजेक्ट किया
कि नहीं आपका दोनों का कंसेंट है, तब भी हम ये केस खारिज नहीं कर सकते। तो ये जो है ना, मिस्टर सौरभ दास की जो डिमांड है, वो डिमांड अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो आप एक तरफ मतलब अभी देखिए सौरभ जी, देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि गाइडेंस गलत आदमी से लिए तो ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप कपिल सिब्बल से गाइडेंस लेंगे तो यही कंफ्यूजन होगा आप। नहीं 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 नहीं, अरे गाइडेंस बहुत सही आदमी से ले रहे हैं। अब मैं जो अगला हाँ, सवाल आपको पूछ रहा हूँ उसमें हाँ, आप निश्चित रूप से इसका उत्तर दे दें। ये सभी जो गिरोह है, ये गिरोह इस बात को जानता है कि अनलॉफुल एक्टिविटी अगर अदालत ने परमिशन दे दिया तो भी अदालत भी इसमें फंसेगी। और जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर दो पक्ष एग्रीमेंट भी कर ले, आंदोलनकर्मी और आंदोलनकर्मी के साथ समझौता करने वाला सरकारी पक्ष या जो भी पक्ष है, वो पक्ष दोनों अगर समझौता कर भी ले, तब भी वो अदालत से इस बात को नहीं हटवा सकती। जो कानून अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा, कानून की किताब से तो नहीं हट जाएगा कि ये उपद्रवी कौन है। और जब फेशियल रिकॉग्निशन के टेक्नोलॉजी के तहत 3000 से कम ऐसे लोगों की पहचान दिल्ली पुलिस ने की है, उसके उनके पास रिकॉर्ड्स हैं। कोई मॉर्फ वीडियो नहीं है, वो सबूत नहीं दे सकते हैं। पुलिस अगर वहां पर पेश करेगी तो साक्ष्यों के साथ पेश करेगी कि भैया एक कैमरा में दिखा, दो कैमरा में दिखा, ये फेशियल रिकॉग्निशन करके हमने पूरा इनका डिटेल निकाल लिया है। अब वो सारे साक्ष्य मौजूद हैं और ये फलाना व्यक्ति जो हैं इस केस में वांटेड हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो उनको बताना पड़ेगा कि आप में ये आंदोलन आ गया कि नहीं हम बेटियों, बच्चों, भविष्य के लिए, युवाओं की भविष्य के लिए मैं वहाँ पर गया था। अगर ये बात ठीक है, चलिए आप गए थे, आपके ऊपर मान लीजिए कि बलात्कार का आरोप है, मर्डर का आरोप है, फिर भी वहाँ जा कर के आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपके ऊपर आरोप है बलात्कार का, आपके ऊपर आरोप है मर्डर का, आपके ऊपर आरोप है मार पिटाई का, आपके ऊपर आरोप है बलवाई का, राइट्स का, और उसके बाद आप वहाँ जा कर के वही काम कर रहे हैं, वही बलवा कर रहे हैं, वही राइट्स कर रहे हैं। तब आपको पुलिस आरती उतारे, फिर जेपी नड्डा आ जाए फिर आरती उतारे, फिर थाली सजे, फिर चीफ जस्टिस के पास लेके जाए कि आप भी थाली सजा लीजिए। और चीफ जस्टिस भी कहा हाँ हाँ फॉर लार्जर सेक ऑफ द डेमोक्रेसी, कि समाज में अमन चैन बहाल रहे, इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थाली लेकर के खड़े हो जाएं और उनका स्वागत करें। क्या ऐसा होगा क्या? इसका मतलब है कि ये शख्स जानता है कि ये नहीं होगा, इसलिए डिमांड ऐसी करो जो फुलफिल ना हो। पहले फुलफिल वाला डिमांड सामने में रखा और उस डिमांड से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई कि देखिए हमने करके दिखा दिया। अब ये ऐसा डिमांड रखेगा जो कभी पूरा नहीं होगा, और इसी नहीं पूरा होने वाले डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान कपिल सिब्बल आए हैं और उनको सलाह दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनसे गलत सलाह रहे हैं, कपिल सिब्बल आए ही इस बात के लिए हैं, कपिल सिब्बल आए ही इस बात के लिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं भाई, सही डीप स्टेट का एजेंडा पूरा करने के लिए ना। अभी सुनिए, अभी सुनिए, वहां पर इस आंदोलन में कई लोग अपने अपने एजेंडा चलाने आ गए थे। अभी वो एक कौन है बिरयानी खिला रहा था जुनेद, उसके वाइफ ने और उसके वाइफ के भाई ने, साले ने इंटरव्यू दिया है। बोले ये अभी की बात नहीं है, हमने पहले ही एफिडेविट दिया है, घर में जो अंदर गाय काटता है और कन्वर्जन का रैकेट चलाता है, एक आदमी को कन्वर्ट किया तो एक गाय काटी जाती है खुशी में। एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें कई मतलब ऐसी चीजें हैं कि अभी ठीक है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो ये सब क्रिमिनल्स है। आप मुझे इतना बताइए, यूपी में एंटी कन्वर्जन लॉ है। अभी आपको बताओ कि मेरे एक मित्र है यहाँ के रहने वाले, महाराष्ट्र के, वो एंटी कन्वर्जन लॉ, उसका बेचारे का कोई दोष नहीं था, लेकिन वो एंटी कन्वर्जन वाले जो ग्रुप था ना, उनके सिर्फ साथ में खड़े हो गए उनको डिफेंड करने, तो उनके खिलाफ ट्रायल चला, अबेटमेंट में उम्र कैद की सजा हो गई।
धीरज जगताप करके मित्र है हमारे। तो हम्म। अभी देखिए लॉ लॉ ऐसा है भाई, बल्कि उसके ऊपर अन्याय हुआ हमारे दोस्त के ऊपर, लेकिन मैं एक बता रहा हूं। तो अभी ये जो मेन कर रहा है एक्चुअल में, अभी वो लोग वहां पर आकर ये इतना करोड़ों रुपए का बिरयानी बांट रहे, तो उसके अंदर में कौन सा पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे, क्या इसका तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, जिसका नहीं आमदनी 10। नहीं, ये एक मिनट रुकिए, ये सरकार कैसे कमजोर हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इतना बलवा हुआ, इतने जो पुलिस बल जो हैं वो घायल हुए, और अटेम्प्ट टू मर्डर लगना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि ये समझौता कैसे कर सकती है सरकार। हो गया भाई, नीट का हो गया, इस्तीफा मांग रहे थे, इस्तीफा हो गया, सब बात खत्म हो गई, नीट का एग्जाम हो गया, हम आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करने के लिए जा रहे हैं। तुमने जो बलवा वहां पर कराया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तुम पीसफुल मार्च करते रहते, बैठे रहते तुम, और फिर अभी मैं हाथ बताता जोड़ हूँ। करके गुलाब देते रहते, तुम गुलाब देते रहते, हाथ जोड़ते रहते, बैठे रहते, तुम्हारे ऊपर पुलिस बल प्रयोग करती, तब भी तुम नहीं हटते। ये वीडियो तो आता ना दुनिया के सामने। अब वहां वीडियो आ रहा है कि तुम स्प्रे कर रहे हो, तुम पुलिस का हेलमेट उखाड़ के भाग रहे हो, तुम पीछे से मार रहे हो, तो ये वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है नीलेश जी कि ये सरकार इतनी कमजोर क्यों है। नहीं और सुनिए। ये जो, और सुनिए, और एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं। ये जो कहा कि नॉट एक्सेप्टेबल, इस बयान पर उसके खिलाफ क्या एफआईआर हो सकता है, केस हो सकता है। ये आपने प्रॉपर सवाल पूछा। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का शाइनी वर्गीस का स्पेसिफिक केस लॉ है, बाकी और केस लॉ मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं, शाइनी वर्गीस। इसमें जो एक ने गुनाह किया तो उस आरोपी को मदद करने के लिए दूसरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तो वो भी इक्वल आरोपी है 120B कॉन्स्पिरेसी के तहत, सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो जो नए अभी अपने इसके सेक्शन आ गए बीएनएस के। अब अगर सौरभ दास ये कहे कि जो निर्दोष है उनके खिलाफ का एफआईआर वापस ले लो, जस्टिफाइड डिमांड है। वो ये कहे कि सबके खिलाफ के एफआईआर वापस लो, नहीं तो हम फिर आंदोलन करेंगे, तो ये इंटरफियरेंस इन द ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कानून की प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, सेक्शन 2C ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसमें 6 महीने की जेल है। फिर जो आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का उल्लंघन करके किया इन्होंने, बाद में इन्होंने डिमांड किया कि ये कह क्या रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे आप हमारी डिमांड मानो, लॉ कुछ भी रहे आप हमारी डिमांड मानो। तो ये क्या कह रहे हैं, जो लॉ, देखिए संविधान में किसी भी लॉ का इंटरप्रिटेशन करने का और लॉ तय करने का, लॉ बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर को है, पार्लियामेंट को है, लेकिन उसका लॉ का इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान में क्लियर कर दिया है बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कि जो कोई इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट देगा कानून का, वो पूरे देश को मानना पड़ेगा। उसमें आपका कॉमन मैन हो कि कोई भी सरकारी अधिकारी हो, नीचे के चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, वो भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते। इवन आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, उसमें भी बाइंडिंग प्रेसिडेंट इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट ऑर्डर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। अब तुम क्या संविधान, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े हो गए। और इसमें एक्चुअल में जो जेएनजी लॉयर एसोसिएशन के मेंबर से कल मेरा बात हो रहा था, जेपी नड्डा और जिन जिन चीफ मिनिस्टर ने ये सारे एफआईआर वापस लिए, जिसमें से मतलब अभी देखिए कई जगह पर शांतितापूर्ण आंदोलन हुआ, उन्होंने
एफआईआर वापस लिया, उनका अधिकार है। लेकिन जहां क्रिमिनल ऑफेंस होके भी आपने लॉ के खिलाफ जाके वापस लिया, तो वो सारे मिनिस्टर के खिलाफ में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल होगा। और आगे की बात बताता हूं मैं। इसके पहले कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर स्वरूप सिंह नाइक, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी अशोक खोत, इनको 1 महीना कंटेम्प्ट के जेल में भेजा था। प्रिया गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि हमने डायरेक्शन किस। तो ये बताइए कि ये अपने फेवर में, अपने पक्ष में कौन सी दलील दे सकते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? इसमें क्या क्या दलीलें हो सकती हैं, प्रोबेबल दलीलें, ये क्या दे सकते हैं? मान लीजिए कि ये जो जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने इनको पार्टी बना दिया, जेपी नड्डा जी को, मुख्यमंत्री को, कि आप जो सेट प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, कानून के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो फिर जब ये कोर्ट में पेश होंगे तो ये क्या दलील देंगे बचाव का, ये जरा बताइए। हाँ, ये तो यार डिफेंसलेस है ना। अगर मैं वकील रहूंगा तो मैं बोलूंगा आई कैन डिफेंड इनडिफेंसिबल। मैं और एक बताता हूं मैं, ये जो मिस्टर कपिल सिब्बल है ना, देखो पहले लोगों को बेवकूफ बना सकते थे यार आप प्रॉब्लम क्या है बताओ। सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नया लॉ गांधी के केस में सेटल किया है। एक रोमा आहूजा और डॉली गांधी, तो उसमें क्या दो, इसमें बहुत सुंदर जजमेंट दिया है। ऑलरेडी एक कानून, संविधान जो भी है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट सेटल हो गया है। ये देश का कानून है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है। उसके अगेंस्ट एडवोकेट आर्ग्यू नहीं कर सकता। टाइम वेस्ट करने का नहीं कोर्ट का, और उसकी वकील की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि जो कानून अपने क्लाइंट के फेवर में है वो भी बताना है, लेकिन जो अपोजिट पार्टी के फेवर के वो कानून, अनलेस ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। फिर मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि एक तो ये हो गया, आप ये कहेंगे कि आई कैन नॉट डिफेंड इनडिफेंडेबल, ठीक है, नंबर वन। दूसरा ये, आप ये क्या ये कह सकते हैं कि देखिए हर चीज़ कानून से नहीं चलता है, लोक लाज से चलता है, लोक समाज से चलता है। समाज में लोग सड़क पर आ गए थे, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, उस गुस्सा को हम कानून से खाली शांत नहीं कर सकते, हम कुछ उनसे बातचीत करके, रास्ता निकाल करके इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या ये आर्गूमेंट चलेगा? सुनिए, ये आर्गुमेंट आप जो बोल रहे हैं ना, अगर ये आर्गुमेंट कपिल सिब्बल और कॉकरोच जनता पार्टी और भी कोई वकील है इनके, इन्होंने अगर ये आर्गुमेंट किया, प्यार से किया, विनम्रता से किया, सबसे ज्यादा खुश कौन होगा मालूम है? कौन? बीजेपी। मोदी सरकार का तो बाद में अगर मान लीजिए नड्डा जी ने किया, क्योंकि आपका क्या? मान लीजिए कि जेएनजी का तो कंप्लेन नड्डा जी के खिलाफ है, आप कैसे वापस कर सकते हैं क्रिमिनल के हाँ, खिलाफ केस? हाँ, तो अगर नड्डा जी ने किया या बाकी चीफ मिनिस्टर ने किया, मतलब वो एफिडेविट पे आकर के ठीक। उनको बोलना पड़ेगा, अच्छा, तो क्या ये चलो चलेगा? अच्छा सवाल पूछा। सुनो, अगर उन्होंने ये किया ना, तो पहली चीज मैं कोर्ट से कहूंगा कि भाई इनका सांसदीय और वो मिनिस्ट्री का ये सब कैंसिल करने बोलिए। इन्होंने शपथ क्या ली है? मैं संविधान के दायरे में रहकर लॉ के हिसाब से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। आई विल एक्ट एज पर लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे उसमें लिखा है, विदाउट फियर और फेवर, मैलिस और इलविल। आप तुमने तो फियर में काम कर दिया ना, उसको तुम कोटिंग कुछ भी दे दो, ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी कैसा हो गया? अभी मुझे इतना बताइए, तो फिर ये क्या हो गया? मेजोरिटी का लॉ नहीं है इंडिया में परमिशन। दिस इज कंट्री गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। कल चल के मुझे इतना बताइए, एक जगह पे 5,000 लोगों ने एक आदमी का मर्डर किया, दिख रहा है टीवी पे,
और उस 5,000 व्यक्ति के सपोर्ट में ये तुम्हारा इकोसिस्टम मीडिया सब आ गया और आंदोलन शुरू हो गए देश भर में। तो क्या इतने मेजॉरिटी उसके साथ में है तो क्या आप वो खून को माफ कर दोगे क्या? तो फिर ये हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भाई, रूल ऑफ लॉ कहां है फिर? इनका तो मिनिस्ट्री चला जाएगा अगर ऐसा आर्गुमेंट करेंगे ना मिस्टर जेपी नड्डा, मिनिस्ट्री चला जाएगा उनका। तो ये जो अब इसका मतलब मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा। अभी देखिए तमिलनाडु में एक गांव है, उस गांव तमिलनाडु या केरल में वो केस आया था, जो पूरी की पूरी आबादी एक दूसरे संप्रदाय की हो गई और उन्होंने उस गांव का नाम बदल करके अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग रख लिया। वो मामला कोर्ट में गया और फिर वहाँ से कोर्ट से उनको मुंह की खानी पड़ी। बोला ये सब नहीं चलता है यहाँ पे, जो पहले था नहीं नहीं वो वैसा नहीं हुआ था। वो क्या हुआ था मालूम है क्या कि उसमें मुस्लिम मेजोरिटी होगी तो उन्होंने एक हिंदू को बोला कि तुम्हारा अब ये नहीं निकलेगा, भगवान का जो रैली होता है हाँ तुम्हारा। तो हाँ उन्होंने अभी उनका गांव में पूरा इलेक्शन में सब वो लोग जीत के आए। तो हाईकोर्ट ने बोला कि तुम ज्यादा मेजोरिटी में हो तो तुम माइनॉरिटी की आवाज नहीं दबा सकते हो। ये कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट सिस्टम हो, कोई भी रहो, तो ये सबके लिए लागू है। अरे भाई, रेजिना वर्सेस कोपिटो का एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें एक वर्ड बहुत सही लिखा है, जॉन स्टुअर्ट मिल का एक वर्ड है कि सारे एक आदमी और सारी दुनिया एक साइड में और एक आदमी एक साइड में, सारी दुनिया मिलकर भी उसके आवाज नहीं दबा सकती। उस आदमी को बोलने का उतना ही अधिकार है जितना अगर वो एक आदमी पूरे दुनिया का डिक्टेटर बन जाए, वो आदमी सारी दुनिया की आवाज नहीं दबा सकता। सेम इक्वल अधिकार उसको है। तो ये लॉ पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है कि अब मेजॉरिटी के बेस पे देश की कानून व्यवस्था को गिरवी नहीं रख सकते। ये तो फिर वही अनार्की हो जाएंगे, लालू यादव का राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये देखिए कि पॉलिटिशियंस अपनी सत्ता बचाने के लिए बहुत सारे इक्वेशंस पे काम करते हैं। वो बहुत सारी एनालिसिस और थेसिस एंटीथेसिस को एनालाइज करके वो कोशिश करते हैं कि भाई हम कैसे सत्ता में बने रहें। लेकिन जो संस्थागत चीज़ें हैं, जो मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी है या डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है, उनको तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई चुनाव लड़ना नहीं है। उनको तो व्यवस्था चलाने के लिए जो कानून सम्मत अधिकार है वो अपने अधिकार के घेरे में काम करेगी। अब अगर जेपी नड्डा जबरदस्ती कहेंगे यानी फेशियल रिकॉग्निशन जो है सो तुम हटा दो, सारे चीज़ हटा दो, तो इसका मतलब है कि जेपी नड्डा या मतलब जो भी सरकार है, मोदी जी, वो खुद एनआरकी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो खुद ये दास को और कॉकरोच को कह रहे हैं कि तुम कहो कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्या ये ऐसा होने वाला है? क्या नीलेश जी, क्या ये वक्त आपके लिहाज से इंस्टीट्यूशन को भी खड़े होने का आ गया है? वो अपनी स्पाइन को सीधी करके खड़ा हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट तन के खड़ा हो सकता है? क्या पुलिस हमारी तन के खड़ी हो सकती है? हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो तन के खड़ी हो सकती है? कहा कि नो, आप मोदी हों, चाहे शाह जी हों, चाहे कोई हों, ये साक्ष्य है, मैं साक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा होने का समय आ गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये देश में इसी तरीके के बवाल होंगे। मैं आपको आपको याद होगा केरला स्टोरी के समय का किस्सा बताता हूँ। केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई तो उसको ममता बनर्जी ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के थिएटर में नहीं दिखाई जाएंगी। तो उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, रिट फाइल हुई। तो जस्टिस चंद्रचूड़ के कोर्ट में मैटर था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय। उन्होंने एक बात अच्छी बोली थी, भले उनका मेरा कई मतभेद होंगे, उनके ऊपर मैंने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट लिया, वो अलग चीज। उन्होंने एक बात बहुत सही कही थी। उन्होंने क्या कहा, बोले क्या क्यों आपने बयान किया? बोले नहीं साहब, वहां के कई लोगों को ये मूवी पसंद नहीं है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, देखिए ये तो हर बार कुछ सेक्शन ऑफ
पीपल जो है उनको कोई बात पसंद नहीं रहेगी। तो फिर ऐसा तो आप देश में कोई मूवी बोलो या तो कोई किसी का स्पीच बोलो, आप सबको रोकोगे? आप नेट पे चेक कर लो, उनका पूरा कोर्ट का यह है। तो बोले ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ये परमिसिबल नहीं। यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द लाइसेंस। आप मैं कहता हूं, सुनिए, अगर सपोज मैं हूं, मुझे लगता है कि ठीक है मूर्ति पूजा करना चाहिए, या मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं कहूं कि आप अगर मेरे हिसाब से आप काम नहीं कर रहे तो मैं आपको यहां रहने नहीं दूंगा, आप गुनहगार हैं। तो कोई भी मेरे विचार, आप मैं उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल हैप्पीनेस विदाउट हार्मिंग अदर्स राइट। तो मैं मेरा मुक्त हूं, मैं मेरे घर में भगवान की पूजा करूं, अल्लाह की पूजा करूं, गॉड की पूजा करूं, जीसस की पूजा करूं, या और किसी की पूजा करूं, लेकिन मैं मेरे विचार आप पर नहीं थोप सकता। आपके ठीक। विचारों का रिस्पेक्ट करना ये हर एक का फर्ज है, यही टॉलरेंस बढ़ाना है। लेकिन ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड वाले जो तुम्हारा इकोसिस्टम वाले हैं ना, ये क्या करते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो गया, मैं फॉर एग्जांपल क्या, डायरेक्ट एग्जांपल लीजिए, अगर कोई एक रेप कहीं हुआ बीजेपी सरकार में, तो यहां से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक चिल्लाएंगे। हम्म। लेकिन दिशा मर्डर केस में, गैंग रेप के केस में, ये लोग पर नहीं बोलेंगे, तब वो उनके पैरालाइज हो जाता, मुंह सील जाते, लकवा मार जाता, मुंह में दही जम जाता हूँ। तो ये इस टाइप दिशा के सालियान लोग हैं के और मुद्दे ये पर लोगों उठाना को नहीं। सिखाते हैं। दिशा सालियान के मुद्दे पर चुप हो हाँ, जाना बस है, बस बराबर, सुशांत के मुद्दे पर चुप हो जाना है। तो चुप हो एक बात जाओ। तो तय हो गई नीलेश जी, नीलेश यस। जी एक बात तय हो गई कि अगर कॉकरोच पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानून सम्मत। और अगर सरकार ने यस। कार्रवाई नहीं की तो फिर सरकार पर कार्रवाई होनी पड़ेगी, कानून सम्मत। यही है ना, लब बोलू आप, यही है ना लब बोलू आप? हाँ बिल्कुल। और अगर वो इस बात के लिए आंदोलन करेंगे कि वो रेपिस्ट, मर्डरर, इन लोगों का, और जो अटेम्प्ट टू मर्डर वाले हैं, इनके एफआईआर वापस लो, जो हम्म। उन्होंने दंगा किया है दिल्ली में, हम्म। पुलिस को अगर प्राइम मिनिस्टर भी ऑर्डर देगी ठीक है वापस लो, वो बाइंड नहीं है। एक दूसरी चीज, उस बात के लिए आंदोलन करने जो भी आएगा, उसका आंदोलन ही इट्स एन ऑफेंस है। और आपको मैं हम्म। एक और बात बताता हूं, ये देखो, लेफ्ट इको सिस्टम के और एक जज है, मतलब हम्म। रिटायर्ड हो गए, अभय ओक। हम्म। हम्म। तो हाँ, लेकिन उन्होंने एक जजमेंट अच्छा दिया है। उन्होंने कहा कि वकीलों को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, हमने कानून बना दिया, वो इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, लोगों के न्याय के अधिकार में हस्तक्षेप है। तो उन्होंने पूरे बार एसोसिएशन पे, पूरे जितने आंदोलन किए थे सबके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल किया, जितने वकील थे सब पे कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया। उन्होंने कहा तुम मेजोरिटी में आकर कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, तो वो सुप्रीम कोर्ट का कानून है। हम्म। तो ये तुम मेजोरिटी में आ जाएंगे करके क्या पुलिस लॉ को इंप्लीमेंट करना छोड़ देंगे? ये नहीं चलेगा, हम नहीं होने देंगे। हम्म। तो धमकीबाज सावधान हो जाइए, ऐसा मत समझिए कि देश जो है वो वीर विहीन हो चुकी है और आप धमकी के बल पे आप लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे और सरकार को ब्लैकमेल करेंगे। और सरकार का, अगर सरकार की कोई नीयत इनके साथ मिलकर के कुछ करने की है, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल रही है, थोड़ी थोड़ी मिल रही है जानकारी, लेकिन मैं उस पर अभी इशारा नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो ध्यान रहे, आप भी फिर कानून के बाहर जा नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, इतनी इम्पॉर्टेंट चर्चा करने के लिए। बहुत बेहतरीन इनपुट्स आपने दिए, कानून सम्मत इनपुट्स जो हैं, कानून क्या कहता है, धमकीबाज कॉकरोच को अब सबक लेनी पड़ेगी। और अब इसके आगे अगर धमकीबाज कॉकरोच ने कोई भी कदम उठाई
तो फिर उनका ठिकाना कहाँ होगा आप सबको मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।